आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ने एक क्विज का अरेंजमेंट किया है जो कि आपको सेशन के लास्ट में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। फर्स्ट टॉपिक इज ओमनीबस टेलीकॉम बिल इन लोकसभा लेजिस्लेशन टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन। अभी देखिए क्या हुआ, लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया है मंडे को। अब ये जो बिल है मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 ये रिप्लेस करेगा टेलीग्राफ बिल 1885 को। अभी ये 138 साल बाद जो टेलीग्राफ बिल था उसको नए तरीके से लाया जा रहा है, इम्प्रूव करके, और नाम दिया गया है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। अभी देखिए इस बिल में कुछ सुधार किया गया है, मतलब कि जो नया बिल है उसमें कोई कुछ इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस बिल में राइट ऑफ वे का बात किया गया है। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन है, उसके बारे में बात किया गया है। साथ ही साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को एक नया रूप दिया गया है। इसके साथ साथ जो नया टेलीकम्युनिकेशन बिल है इसमें लाइसेंसिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया है। देखिए यहाँ कि लाइसेंस राज की मानसिकता को खत्म किया जा रहा है। इसके बदले लाइसेंसिंग सिस्टम के बदले एक नया टर्म लाया गया है कि ऑथोराइजेशन दिया जाएगा। जो भी ऑपरेटर होंगे उनको ऑथोराइजेशन दिया जाएगा, न कि लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये कुछ एडवांसमेंट है इस बिल का जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है क्या। अभी देखिए कभी भी अगर गवर्नमेंट और टेलीकम्युनिकेशन लाइन जो ऑपरेटर्स है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, उनके बीच में और कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसको रिजॉल्व करता है। लेकिन नए बिल के हिसाब से एक इंटरमीडिएट पैनल का व्यवस्था किया जाएगा। एक इंटरमीडिएट पैनल का व्यवस्था किया जाएगा जो गवर्नमेंट और टेलीकम्युनिकेशन लाइन के डिस्प्यूट को कोर्ट जाने से पहले ही रिजॉल्व कर देगी। तो ये है नया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसके साथ साथ राइट टू वे का बात किया गया है। तो राइट टू वे में क्या है कि अगर कोई भी टेलीकम्युनिकेशन लाइन को बिछाया जाता है तो उसको बिछाने के लिए जो सड़क को तोड़-फोड़ किया जाता है। देखिए सड़कों का तोड़-फोड़ किया जाता है तो इससे मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इससे बचने के लिए क्या किया गया है कि एक कॉमन डॉक सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य किया गया है, कंपल्सरी किया गया है कि एक कॉमन डॉक सिस्टम मतलब कि तैयार किया जाए जिसके थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइन बिना सड़कों को तोड़-फोड़ किए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किए बिछाया जा सके और अवेलेबल करवाया जा सके। तो ये है राइट टू वे। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बात किया गया है कि अगर कोई भी अनचाहा कॉल रिसीव होता है किसी भी कंज्यूमर को तो वो 50,000 का पेनाल्टी चार्ज कर सकते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे। तो इस तरीके से कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम में भी कुछ सुधार किए गए हैं, मतलब कि जो स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है उसमें भी अब नया रूप दिया गया है। जैसे कि अब जो स्पेक्ट्रम होगा उसका नीलामी नहीं होगा बल्कि उसको डायरेक्ट आवंटित किया जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट उसको किसी भी ऑपरेटर को दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक एक ही स्पेक्ट्रम को 2 कंपनी के द्वारा शेयर किया जा सकता है। तीसरा कि सरकार स्पेक्ट्रम को वापस लेने का भी अधिकार सरकार के पास में होगा। चौथा, कंपनियां स्पेक्ट्रम को शेयरिंग, ट्रेडिंग और लीज पर भी दे सकती है। मतलब कि मान लीजिए कोई कंपनी ने अगर कोई स्पेक्ट्रम अगर किसी कंपनी को अलॉट किया जाता है तो वो दूसरे ऑपरेटर्स के साथ शेयर और उसको लीज पर भी दे सकती है। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम के नियम में भी कुछ सुधार किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री इशूज एडवाइजरी टू स्टेट इन व्यू ऑफ डिटेक्शन ऑफ द न्यू JN1 वेरिएंट इन इंडिया। अभी देखिए कि कोविड-19 का नया वेरिएंट जिसका नाम है JN1, इसका पता लगाया गया है। मतलब कि इसके कारण JN1 कोविड एक का नया वेरिएंट है जो कि कहाँ फाउंड हुआ है, केरला में, और इसके कारण एपिडेमिक का एक सिचुएशन क्रिएट हो गया है केरला में और इंडिया के अंदर। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि जो नया वेरिएंट है कोविड-19 का उसका नाम है JN1 और ये कहाँ मिला है, ये वेरिएंट ये मिला है केरला के अंडर में। तो अभी क्या है कि मिनिस्ट्री मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी किया है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट्स के लिए कि
रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन करने का निर्देश दिया है। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि इस नए वेरिएंट का JN1 वेरिएंट का जो लक्षण है कोविड का वो क्या है, तो ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि जो नया वेरिएंट है उसमें बहुत ज़्यादा खांसी की शिकायत होती है, बहती नाक होती है तथा बदन में दर्द जो कि पहले भी होता था, बुखार, तेज बुखार और गले में खराश तथा पेट दर्द जैसी समस्याएं आती है। तो ये लक्षण अगर दिखते हैं तो ये हो सकता है कि ये कोविड का नया लक्षण है, जो कि ध्यान में रखना है। बचने के लिए गवर्नमेंट सोशल डिस्टेंसिंग फिर से लागू कर रही है। फिर हम लोग देख लेते हैं जिसमें इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्सचेंज रेट अभी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक इंक्लूड करने का मेन पर्पस है कि BPSC 69th में एक सवाल पूछा गया था जिसमें बात किया गया था कि BPSC 69th में एक सवाल में बात किया गया था कि 4 करेंसी के बारे में दिया गया था और बोला गया था कि इस कौन सी करेंसी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, मतलब कि वैल्यूएबल करेंसी पे एक सवाल आया था। और अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था जिसके सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि जापान के करेंसी का नाम क्या है, नेम ऑफ जापानीज करेंसी। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, तो आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन सी करेंसी का वैल्यू क्या है और कौन से देश का कौन सा करेंसी है। तो अगर हम लोग सबसे वैल्यूएबल करेंसी का बात करें तो सबसे वैल्यूएबल करेंसी है पाउंड, और इसके बाद में आता है स्विस फ्रैंक, उसके बाद आता है यूरो और फिर आता है US डॉलर। इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है पाउंड, फिर है स्विस फ्रैंक, फिर है यूरो, देन अमेरिकन यूएस डॉलर। पाउंड का जो वैल्यू है वो है 105.41 रुपीज के बराबर, और फ्रैंक का 95.82, अप्रॉक्स ये वैल्यू मैं बता रहा हूँ। और डॉलर का जो भी वैल्यू है वो है 82.98, ये रुपीज के रेस्पेक्ट में है। अच्छा, अभी जो डॉलर है वो कहाँ का है, वो है यूएस का, और इसके साथ साथ जो भी यूएस के अलाइड कंट्रीज जैसे नाटो कंट्रीज वगैरह है तो वो यूएस डॉलर को अपनी करेंसी के रूप में यूज करते हैं। उसी तरह ब्रिटेन में पाउंड, जापान में येन, जो कि अभी बिहार दरोगा सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि जापानीज करेंसी क्या है, तो उसका सही आंसर है कि येन। उसी तरीके से चाइना का युआन और इंडिया का रुपीज। ये कुछ सिंबल्स हैं करेंसी के जो ध्यान रहे तो ठीक है। जैसे कि जापानीज येन का करेंसी का जो सिंबल है ये है, और रुपीज का जो अपना सिंबल है ये है। तो इसको हम लोग एक बार ऐसे ही देख लेते हैं और साथ साथ जो भी वैल्यूज हैं उसको याद रखते हैं एक घटते क्रम या बढ़ते क्रम में, ताकि किसी एग्जाम में आए तो हम इसको डील कर सकें। अगला टॉपिक है यूरोपियन यूनियन टू प्रोब मस्क एक्स अंडर न्यू रूल्स। अभी देखिए, जो एक्स है जिसका पुराना नाम था ट्विटर, इसको रिसेंटली किसने परचेज किया था, तो इसको इलॉन मस्क ने परचेज किया था। लेकिन अभी जो ट्विटर है, मतलब कि जो एक्स एप्लीकेशन है, उस पर चार्ज लगाया जा रहा है किसके किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, कि ये जो जो पब्लिक है उनके सिक्योरिटी को ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो ये चार्ज किसने लगाया है, यूरोपियन यूनियन ने। किस पर, ट्विटर पर। किस चीज का, फॉर कंप्रोमाइजिंग सिक्योरिटी। तो एक एजेंसी है डिजिटल सर्विस एक्ट के अंदर, एक यूरोपियन एजेंसी है जो चार्ज कर रही है किसको, ट्विटर को। और ट्विटर के जो अभी मालिक है कौन है, इलॉन मस्क। अगला टॉपिक है इजिप्ट प्रेसिडेंट सीसी रिइलेक्टेड फॉर 6 ईयर टर्म विथ 89.6% ऑफ वोट्स। देखिए, इजिप्ट जिसका राजधानी है कायरो, वहां अभी इलेक्शन हुआ जिसमें वहां के पूर्व राष्ट्रपति
अबेल फतह अल सीसी को फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है एज अ प्रेसिडेंट। तो ये काफ़ी टाइम से इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी फिर से एक बार 6 साल के लिए फिर से इनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था अभी BPSC TRE 2.0 में, साइंस सेक्शन, मतलब कि जो 9th से 10th का पेपर हुआ था, उसके जनरल स्टडीज में एक क्वेश्चन था कि अभी रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे। तो रिपब्लिक डे पर ये अबेल फतह अल सीसी ही हमारे चीफ गेस्ट थे, मतलब कि 2023 में। और 2024 में चीफ गेस्ट किसको बुलाने की बात चल रही है, तो ये बाइडेन को बुलाने की बात चल रही है। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 2024 में जो चीफ गेस्ट हैं वो बाइडेन हो सकते हैं, और 2023 में थे वो थे अल सीसी। अगला टॉपिक है नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर्स इट मोस्ट एडवांस्ड आईसीबीएम विथ यूएस इन रेंज। अभी देखिए, नॉर्थ कोरिया ने आईसीबीएम को टेस्ट किया है। ये आईसीबीएम क्या है, ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अभी देखिए, ये मिसाइल इतना चर्चा में क्यों है कि ये जो मिसाइल का रेंज है वो यूएस, जापान और जो भी आसपास के कंट्रीज है उनको ये कवर करता है। तो ये, चूंकि ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर इसको फायर किया जाता है, जा सकता है, जिसके रेंज में यूएस और जापान भी आ जाता है। और जो जो ये वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें जो फ्यूल यूज किया जा रहा है वो है सॉलिड फ्यूल। ये सॉलिड फ्यूल यूज होने के कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी है, इस मिसाइल का ट्रांसपोर्टेशन इजी है। साथ ही साथ ये ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब फायर किया जा सकता है एट वेरी फास्ट रेट। तो ये मिसाइल टेस्ट किसके द्वारा किया गया है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है, सियोल में। और ये किस टाइप का बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है विथ सॉलिड फ्यूल यूज्ड बाय इट। अगला टॉपिक है मॉर्बी ब्रिज केस जयसुख पटेल बेल प्ली रिजेक्टेड। अभी देखिए, मॉर्बी ब्रिज केस क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, मॉर्बी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात में ये मॉर्बी, ये देख सकते हैं आप फिगर में, ये पिक्चर में देख सकते हैं कि मॉर्बी ब्रिज कोलैप्स हुआ था। मॉर्बी जिला में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था, जो किस नदी पे था, तो ये मच्छू रिवर पे था। तो इस ब्रिज को कोलैप्स होने से लगभग 135 से प्लस लोगों का जान चला गया था, मतलब कि दे लॉस्ट देयर लाइफ। और ये हुआ कब था, तो ये हुआ था अक्टूबर 31 अक्टूबर 2022 को। तो इसके अगेंस्ट इस ब्रिज को जो बनाने वाली कंपनी थी वो थी ओवेरा ग्रुप, जिसने इस ब्रिज को बनाया था। तो इसके सीएमडी पर, जो कि है जयसुख पटेल, इन पर चार्ज लगाया गया, और इसको इनको एक्यूज माना गया कि इस ब्रिज के कोलैप्स होने के पीछे। तो उनका ही अभी प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया है। हमें याद क्या रखना है कि मॉर्बी ब्रिज कहाँ है, तो यह है गुजरात में। ये कौन सी नदी पे है, तो ये मच्छू रिवर पे है, तथा इसके कोलैप्स होने से लगभग 135 लोगों का जान चला गया था, और ये अक्टूबर 2022 में कोलैप्स हुआ था। ये 2-3 जानकारी हम लोग को याद रखना है। इसके साथ साथ एक और कि इस ब्रिज को बनाया किसने था, तो ओडिवा ग्रुप ने बनाया था, जिसके सीएमडी कौन है, जयसुख पटेल। टॉपिक है स्टेट्स कैन बोरो एन एक्स्ट्रा 2 लाख करोड़ इन दिस फाइनेंशियल ईयर। अभी देखिए कि जो स्टेट है, जितने भी स्टेट हैं या यूटी हैं, वो बोरो करते हैं किसे, या तो ये बोरो किसे करते हैं, ये या तो इंटरनेशनल बैंक्स से बोरो कर सकते हैं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो कर सकते हैं, या आरबीआई वगैरह से डायरेक्टली बोरो कर सकते हैं पैसा, मतलब कि बिना केंद्र सरकार की इजाजत। ये ये जो भी स्टेट है, बाय परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से मनी बोरो कर सकते हैं। क्यों, ताकि ये अपने को डेवलप कर सके, अपने आप को, अपने
अभी देखिए, लेकिन ये जो भी मनी बोरो करते हैं उसको कंट्रोल कौन करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है बाय मींस ऑफ फाइनेंस कमीशन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट चाहे जितना मनी बोरो कर ले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे पहले तो इन्हें जरूरत होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले, साथ ही साथ एक लिमिट है, मतलब कि 3% ऑफ जीडीपी ये बोरो कर सकते हैं। और ये सेट किसने किया है? ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कैप सेट कर रखा है। मतलब कोई भी स्टेट अपने जीडीपी का 3% ही किसी इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो कर सकता है। लेकिन अभी देखिए कि जो भी स्टेट्स है जो एनपीएस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनको, जैसे कि ये टोटल स्टेट 22 स्टेट है जिनको अभी एडिशनल 0.5% मनी बोरो करने का परमिशन दिया है। किसने? फाइनेंस कमीशन ने। फाइनेंस कमीशन ने। और अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन है? तो अभी 15वां फाइनेंस कमीशन इंडिया के अंदर रनिंग है। 50th फाइनेंस कमीशन इज रनिंग। तो इसने परमिशन दिया है कि जो भी एनपीएस में अच्छा परफॉर्मर स्टेट्स है इंडिया का, वो 0.5% एडिशनल मनी बोरो कर सकते हैं। तो नेट मनी बोरो कितना कर सकते हैं? 3% प्लस 0.5%। तो 22 स्टेट्स मिलाकर ये जो नया मनी बोरो कर सकते हैं, तो इसका टोटल कितना बनता है? ये एडिशनल बता रहा हूं, ये है 2 लाख करोड़। तो इसमें हमें याद रखना है कि जो कैप है मनी बोरो करने का, वो है 3% ऑफ जीडीपी किसी भी स्टेट के लिए। और नया इसमें 0.5% एडिशनल परमिट किया गया है बोरो करने का, जो कि किसने परमिट किया है? तो फाइनेंस कमीशन ने परमिट किया है किसी भी स्टेट के लिए, जो बनता है कितना? 2 लाख करोड़। और अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन है इंडिया के अंदर? तो 15वां फाइनेंस कमीशन अभी ऑपरेशनल है। The next news is volcano erupts in southwest Iceland after week of earthquake। देखिए, अभी आइसलैंड में अर्थक्वेक आने के कारण एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है। और आइसलैंड का राजधानी क्या है? रेजविक। रेजविक एक राजधानी है। ये देखिए, ये है आइसलैंड। यहीं पे अभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है ड्यू टू अर्थक्वेक। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अभी रिसेंटली कहाँ वोल्केनिक इरप्शन हुआ है? तो ये हुआ है आइसलैंड में। इन आइसलैंड वोल्केनिक इरप्शन occurs रिसेंटली। अगला न्यूज है, बिहार केसरी के लिए भिड़ेंगे कैमूर के शुभम और शमशेर। देखिए, बिहार केसरी जो टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट होता है रेसलिंग के लिए। ये रेसलिंग के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। और ये टूर्नामेंट हर साल सोनपुर मेला में आयोजित किया जाता है। तो इस बार कैमूर के शुभम और शमशेर, ये दो है जिनके बीच फाइनल मुकाबला होगा बिहार केसरी टूर्नामेंट में। तो ये हमें याद रखना है कि बिहार केसरी टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है रेसलिंग से। इसका आयोजन कहाँ होता है? तो ये सोनपुर मेला में इसका हर वर्ष प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। और जब भी इसका रिजल्ट आ जाए तो इसको अपडेट कर दिया जाएगा कि किसने ये टूर्नामेंट जीता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन न्यूज है, ए आई कैन क्रिएट मोर जॉब्स देन इट पोटेंशियली एलिमिनेट्स। टेक महिंद्रा के जो सीएमडी है गुरुनानी, इन्होंने ये बयान दिया है। देखिए, ये टॉपिक इंक्लूड करने का मेन पर्पस है कि ये मेंस के मटेरियल में यूज किया जा सकता है। देखिए, अभी पूरा वर्ल्ड है जो एआई के लिए नेगेटिव एआई के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं जॉब पे, उस पे बात बात करता है। मतलब कि सबका कहना है, जैसे कि ईसीबी है या आईएलओ ने एस्टिमेट किया है, या वर्ल्ड के अदर जो थिंकर्स हैं जैसे इलॉन मस्क है या फिर और भी अदर थिंकर्स है, वो बोलते हैं कि जो एआई है वो जॉब को एलिमिनेट कर सकता है। मतलब कि थ्रेट टू जॉब है। और इसके लिए अलग अलग सबमिट किया जाता है। जैसे कि अभी यूके में रिसेंटली एआई के लिए सबमिट हुआ
कि सेफ्टी समिट हुआ, एक सेफ्टी समिट हुआ कहाँ, यूके में, जिसको होस्ट किया था ऋषि सुनक ने, और इसमें वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज के थिंकर्स ने वहाँ हिस्सा लिया था, जिसमें बात किया गया था कि एआई जो है कि आने वाले फ्यूचर में जॉब को एलिमिनेट कर सकता है, ये पोटेंशियल थ्रेट है। लेकिन ऐसे में टेक महिंद्रा के जो सीएमडी हैं, उन्होंने बोला है कि एआई जितना जॉब क्रिएट करे, सॉरी, जितना जॉब एलिमिनेट करेगा उससे ज्यादा जॉब ये क्रिएट करेगा। तो इसको मेंस के पेपर में पॉजिटिव वे दिखाने के लिए एआई का इस स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है। तो मैं इसका एक पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप पे, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था 19 और 20 तारीख का करंट अफेयर। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक बार क्विज देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ कि फर्स्ट इसमें देखिए, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग को स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है, जो कि बिल्कुल बेस्ड है बीपीएससी के नए पैटर्न पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टेलीकम्युनिकेशन बिल विल रिप्लेस टेलीग्राफ बिल ऑफ 1885। ये हुआ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यू बिल टू कंपनीज कैन शेयर सेम स्पेक्ट्रम। इसको हिंदी में देखते हैं कि दूरसंचार विधेयक टेलीग्राफ विधेयक 1885 का स्थान लेगा। नए बिल के मुताबिक दो कंपनियां एक ही स्पेक्ट्रम को शेयर कर सकती है। तो देखिए, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड 19 इज JN.1। तो ये स्टेटमेंट सही है। न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड 19 इज फाउंड इन केरला, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बोथ A एंड B। अगला क्वेश्चन है बिहार केसरी टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। फर्स्ट रेसलिंग, खो खो, चेस या डिस्क थ्रो। बिहार केसरी टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है, तो ये है रिलेटेड रेसलिंग से। और इसका आयोजन कहाँ होता है, तो ये होता है सोनपुर फेयर। और देखिए, सोनपुर का जो मेला है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनिमल एनिमल फेयर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट। अगला क्वेश्चन, मोरबी ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर मच्छू रिवर। मेन सस्पेक्ट इन मोरबी रिवर केस इज जयसुख पटेल। तो मोरबी ब्रिज मच्छू रिवर पे सिचुएटेड है, ये सही है आंसर। इसके साथ साथ इसके जो मेन सस्पेक्ट है मोरबी ब्रिज वाले केस का, ये है जयसुख पटेल। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन इज बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट।